नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप, इनके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। जो महाराणा प्रताप का शासन काल था वो 1572 से लेकर 1597 तक चला। ठीक है ना, अच्छा खासा शासन काल था, काफी संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने। राष्ट्रभक्ति क्या होती है ये महाराणा प्रताप ने सिखाया हमें। ठीक है, तो देखिए महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। अगर हम हिंदू के तिथि या कैलेंडर के अनुसार कहे तो विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है ना, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ तो देखिए मेवाड़ में एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग के अंदर एक कटावगढ़ नाम का उप दुर्ग है और उस कटावगढ़ के उप दुर्ग के अंदर बादल महल है। तो उस बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। देखिए महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराज उदय सिंह जी। महाराज उदय सिंह जी की थी 2 पत्नियां, पहली थी धीवबाई भटियानी जी और दूसरी थी जयवंताबाई। ये जयवंताबाई कौन थी तो जो पाली नरेश अखिलाज सोनगरा की पुत्री थी। जो पाली के राजा थे अखिलाज सोनगरा, उनकी बेटी थी जयवंताबाई। तो धीवबाई भटियानी से हुए जगमाल पैदा। मतलब धीवबाई, महाराज उदय सिंह की 2 पत्नियां थी, धीवबाई भटियानी पहली का नाम था और दूसरी का नाम था जयवंताबाई। धीवबाई भटियानी से जगमाल पैदा हुए और जयवंताबाई से महाराणा प्रताप पैदा हुए और शक्ति सिंह जी पैदा हुए। ठीक है ना, तो ये महाराणा प्रताप के माता और पिता का क्या नाम था, महाराज उदय सिंह जी, और माता जी का क्या नाम था तो जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ तो 1597। महाराणा प्रताप की विवाह हुआ 1597 को अजब देव पराव के साथ विवाह हुआ और 16 मार्च 1559 के दिन अजब देव पराव से अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह कौन था तो महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। वैसे महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई विवाह किए, लेकिन जो मुख्य विवाह कहते हैं या जो उनकी प्रिय पत्नी कहते हैं वो अजब दे पवार ही थी। ठीक है ना, अभी क्या हुआ देखिए, ये तो हो गया महाराणा प्रताप का जन्म। अभी हम समझते हैं कि धीरे धीरे क्या होने लगा। देखिए क्या हुआ कि अकबर ने, जब अकबर का शासन काल था तो उस समय, पहले इसको समझ, देखिए ये समझ लीजिए यहां पे ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ का ऐसा, ये मेवाड़ है और यहां पे है चित्तौड़ का किला। क्या है, चित्तौड़ किला। तो अकबर ने जब 1500 अकबर ने जब महाराज उदय सिंह जी का शासन था तो उस समय अकबर ने मेवाड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था और अकबर ने क्या किया, जो चित्तौड़ का किला था उसको जीत लिया था। तो उदय सिंह जी चित्तौड़ का किला छोड़ के आ गए थे कुंभलगढ़ का किला। यहां पे कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, और यहां पर गोल, ठीक है, ये देखिए यहां पे कुंभलगढ़ का किला है, यहां पे चित्तौड़ का किला है। अकबर ने जब महाराणा उदय सिंह जी का शासन काल चल रहा था, शासन था, तब अकबर ने क्या किया, आक्रमण किया। तो महाराणा जो उदय सिंह जी थे वो कुंभलगढ़ के किले में आ गए और चित्तौड़गढ़ का किला अकबर के अधीन चला गया। ठीक है ना, अभी देखिए यहां पे अभी जो है, अभी उदय सिंह जी जो है कुंभलगढ़ के किले में अपना जो है शासन चलाते हैं, कुंभलगढ़ के किले से। ठीक है ना, आधा चित्तौड़ तो अकबर पास चला ही गया, आगे क्या होगा हम आगे देखते हैं। देखिए उदय सिंह जी जब 32 वर्ष के थे, उदय सिंह जी की जब 32 साल के थे तो 32 वर्ष की मतलब छोटी सी 32 साल कोई बड़ी आयु नहीं है, 32 साल एक छोटी ही आयु, ज्यादा मतलब, ठीक है ना। तो उदय सिंह जी 32 वर्ष की आयु में उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। कब हुई, 28 फरवरी 1572 के दिन
उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? तो गोगुंदा के दुर्ग में। गोगुंदा का दुर्ग कहाँ है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के ठीक नीचे गोगुंदा का दुर्ग है, ठीक है ना। तो यहां पे गोगुंदा के दुर्ग में महाराज उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। अभी इसके बाद क्या हुआ देखिए, महाराज उदय सिंह जी का जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो महाराणा प्रताप भी गए और अन्य जो शासक थे, मतलब अन्य जो उनके साथी थे, वो सभी महाराणा उदय सिंह जी का देह संस्कार करने के लिए गए। लेकिन उस देह संस्कार में जो जगमाल था, जो कि धीरू भाई भटियानी का पुत्र था जगमाल, वो नहीं आया था। महाराणा प्रताप ने उदय सिंह जी का अच्छे से दाह संस्कार किया और वापस से महलों की तरफ लौटे तो देखा कि धीरू भाई भटियानी ने, जो कि उदय सिंह जी की पहली पत्नी थी धीरू भाई भटियानी ने अपने पुत्र जगमाल का राज्य के कुछ जो सामंतों के साथ मिलकर शासक जो है मेवाड़ का जगमाल को बना दिया है। इससे महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के जो अन्य समर्थक थे वो सभी बहुत नाराज हुए। तो उस समय क्या हुआ कि देखिए 28 फरवरी 1572 में महाराज उदय सिंह जी की मृत्यु हुई। आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसी दिन मतलब 28 फरवरी के दिन ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 28 फरवरी लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में जो है राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का 1 मार्च के दिन हुआ, लेकिन मैंने आपकी बुक का कंसीडर किया और मैंने 28 फरवरी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। क्योंकि कई बहुत से टीचर जो बुक के माध्यम से चेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने ध्यान रखा है, ठीक है। तो देखिए जब दाह संस्कार से लौटे तो धीरू भाई भटियानी ने जगमाल का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया था। ये महाराणा प्रताप ने देखा, उनके महाराणा प्रताप के अन्य जो समर्थक थे उन्होंने भी देखा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा महाराणा प्रताप को भी और उनके समर्थकों को भी। तो गोगुंदा के निकट मतलब गोगुंदा दुर्ग में महादेव बावड़ी के पास कृष्णादास जो कृष्णादास सुंडावत थे, जो कि महाराणा प्रताप के ही समर्थक थे, उन्होंने वो आए महाराणा प्रताप बगल में तलवार निकाली और महाराणा प्रताप के कमर में तलवार बांध दी और इस प्रकार से कृष्णदास सुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप के 2 बार राज्याभिषेक हुए, एक तो 28 फेब को जो कि वास्तविकता में 1 मार्च है उस दिन हुआ, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ 1572 को जो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। तो पहला कहाँ हुआ? गोगुंदा में, और दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ, ठीक है ना। ये देख के जगमाल जो है भटियानी जी का जो पुत्र था जगमाल, वो काफी नाराज हो गया, गुस्से में आ गया और जगमाल जाके अकबर के पास आगरा गया और जाके अकबर के पास मिल गया। अकबर ने उसे अपना सैन्य का नेतृत्व दे दिया और युद्ध के लिए अकबर ने जगमाल को भेज दिया। सिरोही के जो शासक थे उनके खिलाफ युद्ध के लिए जगमाल गया और उस युद्ध में जगमाल की जो है मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो जगमाल का जो हिस्सा था वो यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अभी आगे देखिए 1570 में अकबर का अजमेर में एक दरबार, नहीं अजमेर में नहीं नागौर में, 1570 में अकबर का नागौर में एक दरबार लगा था और उस दरबार में बहुत सारे राजपूत राजा आए और उन्होंने प्रेम पूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या? बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली कि हम अकबर के अधीन रह के जो है अपना राजपाट चलाएंगे। अगर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा, और वो कोई चाहता नहीं था। लेकिन वहां पर एक ऐसे राजा थे जो नहीं आए थे। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ जो था वो अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जीतना। लेकिन उस मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप ने तो भाई आए ही नहीं महाराणा प्रताप। तो क्या हुआ कि अकबर ने एक प्लान बनाया कि अब तो भाई ऐसे तो कुछ होगा नहीं, युद्ध ही करना पड़ेगा। तो सोचा कि युद्ध करने से पहले महाराणा प्रताप से बातचीत तो हो। तो उसने एक 4 दल की टीम बनाई, 4 लोगों की टीम बनाई जिसको शिष्टमंडल कहते हैं, और बारी बारी महाराणा प्रताप के दरबार में उस शिष्टमंडल को भेजा। तो 4 दल थे। कौन से? देखिए पहला जो दल था उसमें नवंबर 1572 को
जलाल खा गया अकबर महाराणा प्रताप के दरबार में। महाराणा प्रताप से बातचीत की अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा और जलाल खां को कोई जवाब दिया नहीं और जलाल खां वहां से चला गया। तो पहला शिष्टमंडल तो एकदम असफल हो गया। दूसरा शिष्टमंडल गया जून 1573 में और दूसरे शिष्टमंडल में मान सिंह गए। मान सिंह कौन? आमेर के कछवाहा वंश के शासक थे मान सिंह, ठीक है ना। मान सिंह गए। अभी देखिए मान सिंह और महाराणा प्रताप की इतनी कुछ अच्छी खासी बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए भाई मान सिंह भी राजपूत था, महाराणा प्रताप भी राजपूत ही थे। तो क्या हुआ, मतलब देखिए मान सिंह ने जो है उनकी बहन, मान सिंह की बहन जो नहीं, मान सिंह की जो बुआ थी जोधाबाई, उनका विवाह अकबर से हुआ था, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप और जो ये वंश था ये कछवाहा वंश को हमेशा नीचे देखता था कि ये लोग तो मुगलों के साथ भी अपना संबंध बना लेते हैं, इसीलिए महाराणा प्रताप की ज्यादा मान सिंह से बनती भी नहीं थी और इस कछवाहा वंश से भी नहीं बनती थी, हमेशा नीचे समझते थे, ठीक है ना। तो 1573 में मान सिंह खुद आया शिष्टमंडल लेके। महाराणा प्रताप वहां पे थे नहीं, मतलब थे, लेकिन महाराणा प्रताप मान सिंह से बात करना नहीं चाहते थे। तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को आगे कर दिया। अमर सिंह ने बात भी की, महाराणा प्रताप ने बात की, लेकिन जब खाने का समय आया तो महाराणा प्रताप खाना खाने आए नहीं, अमर सिंह जो है खाना खाने चला गया। इससे मान सिंह काफी गुस्सा हुआ कि भाई महाराणा प्रताप, मतलब हमारे पे एक रीति रिवाज है ना राजस्थान में कि बड़ों के साथ बड़े ही खाना खाते हैं। अभी भाई एक मान सिंह है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह साथ में खाना खाते, कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा था। तो इससे मान सिंह जो है बड़ा गुस्सा हो गया और मान सिंह जो कहने लगा कि मैं महाराणा प्रताप को युद्ध में देख लूंगा, ये इस प्रकार के कहने लगा। तो नहीं कहा, मान सिंह ने कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में हम मिलेंगे, अमर सिंह से कहा। तो अमर सिंह ने कहा कि अपने फूफा जी को भी लेके आना, मतलब अकबर को भी लेके आना, इस प्रकार से अमर सिंह ने भी कहा। और इस प्रकार से मान सिंह का भी जो शिष्टमंडल था वो भी हो गया असफल। इसके बाद अक्टूबर 1573 में मान सिंह के पिता भगवान दास वो खुद आए चल के महाराणा प्रताप को मनाने, अधीनता स्वीकार कराने, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। भाई मान सिंह से बात नहीं बनी, उनके पिता से कहाँ बात बनेगी। तो महाराणा प्रताप से कछवाहा वंश से तो वैसे ही नाराज थे थोड़ा बहुत, मतलब वो नीचे ही समझते थे, ठीक है ना। फिर दिसंबर 1573 में टोडरमल आया। टोडरमल बड़ा सातिर दिमाग का, आके महाराणा प्रताप को ये बताने लगा कि अधीनता स्वीकार करने के कितने फायदे हैं। महाराणा प्रताप ने भी बता दिया कि अगर अकबर महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार कर ले तो अकबर को कितने फायदे हो सकते हैं। टोडरमल भी यहाँ पे असफल हो गए, फेल हो गए। तो टोडरमल भी क्या हो गए, फेल। तो यहाँ पे चारों शिष्टमंडल बारी बारी करके निसफल हो गए, असफल हो गए, ठीक है ना। तो बातचीत से तो कुछ बात बनी नहीं। अंत में क्या बचा कि भाई महाराणा प्रताप को बंदी बना लेते हैं। ये योजना बनाई अकबर ने, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बनाएगी, तो अजमेर में एक किला है, अजमेर के अंदर एक स्थित किला है, उस किले में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की एक योजना बनाई गई। उस किले का नाम मैगजीन है। मैगजीन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस किले में अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए उस किले का नाम पड़ गया मैगजीन। आज ये किला एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय बना हुआ है, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की सारी योजना बनाई गई और उसके बाद क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो अब पढ़ते हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में हम किसी से पूछते कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। क्यों भाई, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर था ही नहीं। अकबर के सेनापति जो नियुक्त किए थे अकबर ने वो थे, है कि नहीं। तो अगर अकबर होता तो महाराणा प्रताप के छोड़ते अकबर को, सीधी सी बात है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए मान सिंह और आसफ खां को नियुक्त किया कि तुम जाओ और तुम्हारे नेतृत्व में सेना लेके जाओ और जाके युद्ध करो। मान सिंह और आसफ खां मुगलों की तरफ से हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए आगे आए। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को
अजमेर से शाही सेना लेके चले, ठीक है। और उन्होंने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला कि ये मांडलगढ़ में सेना रहेगी, पहला पड़ाव यहाँ पर डाला। सारी जो खुफिया जो सूत्र है उससे पता लगाएंगे कि आक्रमण कैसे करना है, सारी प्लानिंग मांडलगढ़ में पहला पड़ाव डाल के की, और करीबन 2 महीने तक मांडलगढ़ भी उसकी सेना रही। उसके बाद दूसरा पड़ाव जो था वो खमनोर, जो कि नाथद्वार के पास स्थित है। खमनोर में उसने मानसिंह की सेना ने खमनोर में अपना दूसरा पड़ाव डाला। कौन से गांव में? मालेला गांव में, मोलेला गांव में। और यहीं पे महाराणा प्रताप को सूचना मिली कि भाई मानसिंह आ रहा है सेना लेके, तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी प्लानिंग मतलब अपनी योजना बनानी प्रारंभ की। महाराणा प्रताप की सेना में मतलब जो मुख्यतः था, एक तो महाराणा प्रताप खुद थे और दूसरे थे हकीम खां, जो कि महाराणा प्रताप के समर्थक थे, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, बड़े दिमाग लगा के काम किया, और उन्होंने गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियां थी, गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों के बीच से मध्य में अपनी सेना का डेरा डाला। कहां डाला? हल्दी घाटी में अपना पड़ाव डाल दिया। हल्दी घाटी पड़ाव क्यों डाला भाई? क्योंकि हल्दी घाटी जहां पे था उसके आगे उसके साइड में गोगुंदा और खमनोर की क्या थी? बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। तो वहां पर उस पहाड़ी में से एक बार के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता था, और महाराणा प्रताप की सेना के लिए बड़ा आसान रहता युद्ध लड़ना भी। क्यों? क्योंकि वहां पे सब जो वो उनको सबको पता था कि रास्ता कहां पे है, महाराणा प्रताप की सेना को पता था, लेकिन अकबर की सेना जो कि मुगल सेना थी उसको इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए हल्दी घाटी को चुना महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए। 18 जून 1576 में दोनों सेना क्या होने लगी? आमने सामने दोनों सेना आ गई और होने लगा युद्ध। उस युद्ध में क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले राजपूत सेना ने मतलब महाराणा प्रताप की सेना ने, हालांकि महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक कम थे और अकबर की सेना में शाही सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो महाराणा प्रताप की सेना ने सबसे पहले अकबर की सेना पर बोल दिया धावा, और वो धावा इतना आक्रामक था, इतना जबरदस्त धावा था कि मुगल सेना जो है भाग खड़ी हुई, भाग गई, मुगल सेना डरने लगी। और वहीं पर मुगलों के साथ एक इतिहासकार आया था बदायूनी भी ये सब देख के भागने लगा कि इतना आक्रामक आक्रमण है, ठीक है ना। तो मित्र खां जो कि मुगल सेना का जो आरक्षित सेना थी, जो लड़ने नहीं गई थी, आरक्षित मतलब अगर ये सेना खत्म हो जाएगी तो दूसरी सेना रखी हुई थी, तो मित्र जो मुगलों की आरक्षित सेना थी उसका जो प्रभावी था मित्र खां, उसने एक अफवाह फैला दी मुगल सेना में कि बादशाह अकबर स्वयं लड़ने के लिए आ रहे हैं शाही सेना लेके। तो इससे मुगल सेना को थोड़ी बहुत क्या मिल गई? हिम्मत मिल गई कि अब तो बादशाह स्वयं लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अब तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उससे जो सेना का जो अंदर थोड़ा बहुत डर बैठा था वो भी मुगल सेना के अंदर से निकल गया। और उसी समय जो है राजपूत सेना बनास नदी के पास वक्तपाल नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर चली गई, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का एक हाथी था और अकबर के भी हाथी थे। तो महाराणा प्रताप का हाथी था पूर्णा और राम प्रसाद हाथी। पूर्णा और राम प्रसाद हाथी, अकबर के जो हाथी थे काजमुक्ता और गजराज हाथी, इनके मध्य युद्ध होने लगा। मतलब हाथी बीच में झगड़ने लगे, मतलब लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। तो पूर्णा और गजमुक्ता के बीच में युद्ध हुआ, राजप्रसाद हाथी और गजराज के बीच में युद्ध हुआ। जो गजराज हाथी था ये महाराणा प्रताप का खास हाथी था, बहुत ही मतलब कह सकते हो ना एकदम सच्चा जो भक्त कहते हैं महाराणा प्रताप का, वो था गजराज राम प्रसाद हाथी, ठीक है ना। तो राम प्रसाद हाथी के ऊपर जो महावता बैठा था, मतलब राम प्रसाद हाथी को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मतलब कैसे लड़ना है वो सब बता रहा था। ऊपर हाथी के ऊपर बैठते हैं ना, एक व्यक्ति बैठता है, उसको महावता कहते हैं। तो वो बैठा था, तो उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो यहां पर मुगल सेना ने राम प्रसाद हाथी को घेर के बंदी बना लिया और लेके गई अकबर के पास, और अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम रख लिया पीर प्रसाद। और आपको पता है ये इतना बड़ा महाराणा प्रताप का भक्त था, एक हाथी था, एक प्राणी था, जानवर था, लेकिन ये इसको अकबर ने बंदी बना के अपनी
पास रखना चाहा, अपनी सेना में मिलाना चाहा, लेकिन राम प्रसाद हाथी ने अकबर के यहाँ पे न तो एक अन्न का दाना खाया, न एक पानी की बूंद पी, और महाराणा प्रताप की याद में तड़प तड़प के मर गया। ये होती है स्वामी भक्ति, जो कि राम प्रसाद हाथी ने दिखाई। वैसे अगर स्वामी भक्ति की बात आए तो चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो भी किसी से कम नहीं है। मतलब चेतक पर तो इतने गीत बन चुके हैं ना, क्या बताए। ठीक है, तो देखिए अभी चेतक जो था ना एक विशेष घोड़ा था। चेतक देखिए उस युद्ध में जो थे वो बहुत सारे हाथी थे, तो चेतक डरे नहीं, मतलब तो इसीलिए चेतक के मुंह पे महाराणा प्रताप ने एक हाथी की सूंड जैसा कुछ लगा दिया कि लगे कि हाथी आ रहा है कि नहीं। मतलब जो अन्य हाथी उनको भी लगे कि सामने वाला हाथी ही है। ठीक है, तो भ्रम में अन्य लोगों को भ्रम में डालने के लिए महाराणा प्रताप ने चेतक के मुंह पे एक सूंड लगा दी। उससे लगने लगा कि ये सही में एक वास्तविकता में एक हाथी है। चेतक जैसा महाराणा प्रताप चाहते थे, चेतक उसी दिशा में चलता था, दौड़ता था। महाराणा प्रताप का मुख्य लक्ष्य था मानसिंह। मानसिंह जो था महाराणा प्रताप का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मानसिंह ही था। तो मानसिंह जो था महाराणा प्रताप क्या था? मुख्य लक्ष्य। महाराणा प्रताप चाहते थे कि एक बार मानसिंह का वध कर दूं तो फिर युद्ध जीत ही गए समझो। ठीक है, तो मानसिंह गए, मतलब महाराणा प्रताप गए मानसिंह के पास। मानसिंह बैठा हुआ था मर्दाना हाथी पर। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था, और महाराणा प्रताप की इच्छा थी कि जाके मानसिंह को अब तो वध ही करना है मानसिंह का। तो चेतक भी मानसिंह की तरफ भागा, और मर्दाना हाथी कितना लंबा होता है, ठीक है ना, और चेतक ने उतनी दूर तक छलांग लगाई, इतनी ऊपर तक छलांग लगाई, और महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, और उस भाले से जो मानसिंह था वो तो होदे में जाके चिप गया। हाथी के ऊपर देखे होगा आप, घर टाइप घर बनाते हैं, उसके पीछे होदा होता है, तो मानसिंह तो उस होदे के पीछे जाके चिप गया। लेकिन जो मानसिंह का जो अंगरक्षक था, बॉडी गार्ड था, वो महाराणा प्रताप के भाले के वार से उसकी मृत्यु हो गई, और उस होदे का एक जो पहिया था वो भी टूट गया। लेकिन इसी समय एक ऐसी विचित्र घटना घटी। क्या घटी कि जो हाथी था ना, ये मर्दाना हाथी, इसकी सूंड पर एक जहरीला खंजर बंधा हुआ था। खंजर मतलब ये सूंड होती है हाथी की, और उस सूंड पे पहले खंजर बांध देते थे, वो भी जहरीला। और जैसे ही चेतक उस हाथी के ऊपर चढ़ा और नीचे आ रहा था, तो उसी समय चेतक की एक जो है टांग कट गई थी। क्या कट गई? चेतक की टांग। और यही अच्छा मौका था मुगल सेना के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कितना भाग के भी कितना भागता, मतलब एक टांग तो कट गई थी। लेकिन महाराणा प्रताप मतलब चेतक ने अंतिम समय तक, जब तक उसकी सांस चली तब तक उसने महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। और यही मौका देख के मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेरना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर दिया। तभी सेना को चीरते हुए बड़ी सादड़ी क्षेत्र के झाला मन्ना आए। झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप अपना राज्य चिन्ह मुझे दीजिए, और इस समय आपकी रक्षा महत्वपूर्ण है, और आप चेतक को लेकर कहीं दूर चले जाइए। महाराणा प्रताप ने उनका निवेदन सुना, और जो राज्य चिन्ह होता है वो झाला मन्ना को दे दिया। मुगल सेना को जैसे ही लगा कि अब तो राज्य चिन्ह झाला मन्ना के पास आ गया है, तो मुगल सेना टूट पड़ी झाला मन्ना के ऊपर, और झाला मन्ना को क्या मार दिया, और झाला मन्ना हो गए वीरगति को प्राप्त। चेतक और महाराणा प्रताप तो वहां से निकल गए। तो चेतक ने बलीचा गांव में एक बड़ा सा नाला था, उस नाले को पार किया महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए। जब तक वो नाला पार नहीं करेंगे तब तक मुगल सेना पीछा कर सकती है। तो चेतक ने उस बड़े से नाले को पार किया और महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसीलिए बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है, चेतक की याद में छतरी बनी हुई है। देखिए सोचिए, मतलब इतनी स्वामी भक्ति। और महाराणा प्रताप को भी चेतक से काफी प्यार था, काफी लगाव था। महाराणा प्रताप कभी जीवन में वो ही नहीं, लेकिन चेतक की जो अंतिम समय जब चेतक का चल रहा था, तो उस समय महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू आए, ठीक है ना। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू आए, तो महाराणा प्रताप के कानों में आवाज आई कि ओ नीला घोड़ा वा अश्वार। इस प्रकार से एक
आवाज सुनाई दी महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप ने पीछे देखा तो उनका भाई शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का सगा भाई था, ठीक है ना। हालांकि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मध्य कुछ बातचीत हो गई थी, मतलब कुछ खटास हो गई थी, तो इसी कारण शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का साथ छोड़ दिया था और उनसे अलग हो गया था। लेकिन अंततः शक्ति सिंह को उनकी भूल मालूम हुई और यहां पे आके, जब क्षेत्रक का अंतिम समय चल रहा था, यहां पे आके महाराणा प्रताप से मिले और महाराणा प्रताप के चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा मांगी। और ये बात, मतलब ये जो अवसर हुआ, ये जो घटना घटी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अमर काव्य ग्रंथ वाजप्रस्ती नामक एक ग्रंथ है, उस संस्कृत ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसको रणछोड़ भट्ट ने लिखा है, ठीक है ना। ये तो यहां पे पूरा हो गया, क्या हो गया? हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। इतना ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और भी इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपकी बुक में जितना दिया हुआ मैं उतने आपको पढ़ाऊंगा। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी सोचोगे कितना एग्जाम में लिखे है कि नहीं। आपकी बुक में ऑलरेडी 2-3 पेज दिया हुआ है, तो वही आप इतने ही पढ़िए, ठीक है ना। अभी जो इतिहास का, ये देखिए युद्ध हुआ, युद्ध में भाई कुछ हुआ नहीं, महाराणा प्रताप चले गए युद्ध छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं गए लेकिन उनको जाना पड़ा, ठीक है ना। मुगल सेना कुछ कर नहीं पाई महाराणा प्रताप का, ठीक है। तो इतिहासकारों ने माना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो परिणाम विहीन हुआ, मतलब इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं आया, और अनिर्णित युद्ध हुआ, इस युद्ध का कोई निर्णय भी नहीं आया। भाई युद्ध में कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चला, है कि नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें न तो अकबर कभी जीत सका और न ही महाराणा प्रताप कभी हारे। तो हल्दी घाटी के युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे परिणाम रहित अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा भी दी है हल्दी घाटी के युद्ध को। अभी यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने युद्ध जीत लिया था, अंततः जो बाजीचिन्ह था वो मुगलों के पास चला गया था। तो क्या अकबर ने वास्तविकता में युद्ध जीता? तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बात कर लेते हैं। अकबर के मायने क्या थे युद्ध जीतने के? अकबर का क्या क्या उद्देश्य था महाराणा प्रताप को लेके? तो आइए देखते हैं अकबर क्या क्या चाहता था महाराणा प्रताप को लेके। भाई युद्ध क्यों करते? किसी उद्देश्य के लेके तो युद्ध करते हैं ना। अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो तो क्या हम उस युद्ध को जीता हुआ समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो क्या वो कौन कौन से उद्देश्य थे और उन उद्देश्य की क्या अकबर को प्राप्ति हुई, वो सब हम देख लेते हैं। तो अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना चाहता था। तो क्या अकबर कभी या अकबर की सेना कभी महाराणा प्रताप को हाथ भी लगा पाई? नहीं लगाया। महाराणा प्रताप को अकबर से, मतलब जो मुगल सेना थी उनको मृत्यु दी, मतलब उनको भी, मतलब उनको मार दिया क्या? बिल्कुल नहीं। महाराणा प्रताप को कोई क्षति तक नहीं पहुंचाई मुगल सेना ने, ठीक है। मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं हुई मुगल सेना की इतनी। संपूर्ण साम्राज्य अपने में मिलाना, क्या मुगल सेना ने पूरे मेवाड़ को, जो महाराणा प्रताप का संपूर्ण साम्राज्य था उसको अपने मिलाया? नहीं मिलाया। और यहां पे एक बात तो समझनी आवश्यक है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो अकबर था वो मानसिंह और आसफ खां से काफी नाराज हो गया था, और इसी नाराजगी के चलते उसने देहड़ी भी बंद कर दी थी। देहड़ी मतलब जैसे कुछ होता है ना, फिक्स पेमेंट देते हैं, इस प्रकार जो है इसने मानसिंह और आसफ खां की कम, मतलब जो बंद, वो जो देहड़ी होती है वो भी बंद कर दी थी। इससे क्या पता चलता है कि अकबर जो है काफी नाराज था मानसिंह और आसफ खां से हल्दी घाटी के युद्ध को लेके, क्योंकि जो चाहता था वो अकबर को प्राप्त हुआ ही नहीं। और इसके अतिरिक्त भाई अकबर की सेना, भाई महाराणा प्रताप तो चले गए जंगल में, हल्दी घाटी के युद्ध में आपको पता ही होगा, जंगल में गए, हरे घास की रोटी खाई, है कि नहीं। तो उसके बाद मेवाड़, उसके बाद जो अकबर की सेना थी वो मेवाड़ में रही, लेकिन मेवाड़ में डर डर के रही कि पता नहीं कब राजपूत आया आक्रमण कर दे, मतलब भय से एकदम रही, ठीक है ना। तो ये भी पता चलता है कि ये भी कोई जीत तो हुई नहीं कि सेना भय से रह रही है, मतलब डर के माहौल में रह रही है, ठीक है। जनवरी 1577 को देखिए, इसके अलावा मेवाड़ी सेना, मतलब जो सेना थी जो मेवाड़ में थी, जो राजपूत सेना थी, उस राजपूत सेना का पीछा भी नहीं किया अकबर की सेना ने। भाई अगर महाराणा प्रताप चले गए थे तो महाराणा प्रताप का पीछा करके वध भी करना चाहिए था ना, लेकिन इतनी हिम्मत तो हुई नहीं अकबर की सेना में कि उनका महाराणा प्रताप का और महाराणा प्रताप की सेना का पीछा कर सके। तो भी ये भी एक असफल बात तो हुई ना, ठीक है। इसके अलावा अकबर ने खुद 1577 में मेवाड़ की ओर आया
क्यों? साम्राज्य जीतने के लिए, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। इसके अलावा अक्टूबर 1577 में और अक्टूबर 1577 से लेकर के नवंबर 1589 में जो शाहबाज खान था, अकबर ने उस शाहबाज खान को भेजा और करीबन 2 बार शाहबाज खान को अकबर ने भेजा, लेकिन उसका भी कुछ लाभ हुआ नहीं, उसको साम्राज्य मिला ही नहीं, सब कुछ असफल रहा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप पे विजय प्राप्त की? बिल्कुल नहीं भाई, जो अकबर चाहता था वो कभी हुआ ही नहीं, और भाई हम जो चाहता है वो कभी हुआ ही नहीं, तो विजय किस बात की? तो इसीलिए कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था, जो अकबर की जो भी सोच थी, उसमें अकबर न तो कभी जीता और न ही महाराणा प्रताप कभी हारे। ठीक है ना। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव के निकट एक आवरगढ़ है, उस आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया। देखिए, राज्य बिछड़ने के बाद भी जो शान से शासक करे ना, जो जंगल का राजा बनकर भी शासक करे, वो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप ने जंगल को ही, मतलब जहां गए उसको ही अपनी राजधानी बना लिया। तो महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव के निकट आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया। ठीक है। और 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना आया। अब 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा कि जाओ महाराणा प्रताप से युद्ध करो। महाराणा प्रताप तो उस समय थे जंगल में। तो अब्दुल रहीम खान खाना आया और साथ में अपने परिवार को भी लेके आया, लेकिन अब्दुल रहीम ने अपने परिवार को छोड़ दिया सेवपुर में। और इस बात की जानकारी मिल गई अमर सिंह को, महाराणा प्रताप के पुत्र को इस बात की जानकारी मिल गई कि अब्दुल रहीम खान खाना आ रहा है युद्ध लड़ने, लेकिन उसका परिवार तो कहाँ पर बैठा है? सेवपुर में बैठा है। तो अमर सिंह ने चुपके से जाके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पास लेके आया महाराणा प्रताप के पास। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि ये एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है, इसे तुरंत सम्मान पूर्वक इन्हें अपने घर छोड़ के आओ। तो ठीक है ना। तो इसके बाद अमर सिंह वापस अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मान से वहां पे छोड़ के आया। ठीक है। तो ये होता है क्षत्रिय। मतलब महाराणा प्रताप एक शासन, एक कह सकते हो कि ऐसे शासन थे, जो ऐसे शासक थे जो सम्मान क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये सब हमें सिखाते हैं। ठीक है ना। सीखने के लिए बहुत कुछ है महाराणा प्रताप से। इतना हो गया। महाराणा प्रताप, आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में गए, जंगल से ही अपनी सेना बनाई, हथियार बनाने प्रारंभ किए। तो भी कुछ तो उसका बेनिफिट होगा। महाराणा प्रताप ने अभी अपने पुनः साम्राज्य की, अब तो वापस से अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व मेवाड़ में, जो मेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के साथ मिलकर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया और दिवेर की संपूर्ण घाटी पर महाराणा प्रताप ने कर लिया अधिकार। तो महाराणा प्रताप के पास कुंभलगढ़ से थोड़ा दूर का जो 50 किलोमीटर का क्षेत्र था, वो तो महाराणा प्रताप के अधीन आ ही गया। इसके बाद 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा ने, ये भी जगन्नाथ कछवाहा कौन था? इसको भी अकबर ने ही भेजा था। और जगन्नाथ कछवाहा जो था मानसिंह का भाई था। नहीं मानसिंह नहीं, हाँ मानसिंह का ही भाई था और भारमल का छोटा पुत्र था। मतलब मानसिंह का छोटा भाई था जगन्नाथ कछवाहा। तो जगन्नाथ कछवाहा भी महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आया और महाराणा प्रताप ने उसको हरा दिया युद्ध में, उसकी बहुत जबरदस्त रूप से हराया उसको, जगन्नाथ कछवाहा को। और जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ में हो गई मृत्यु। महाराणा प्रताप यहाँ पे बहुत गुस्से से आग बबूला हुए और कहने लगे कि भाई जितने मुगल सेनापति युद्ध लड़ने नहीं है, उससे ज्यादा तो राजपूत युद्ध लड़ने आ रहे हैं। भारमल आए, मानसिंह आए, फिर जगन्नाथ आया। मतलब सोच सकते हो ना। तो महाराणा प्रताप को यहाँ पे बहुत गुस्सा आया और इसका बदला लेना चाहा। और महाराणा प्रताप ने आमेर के क्षेत्र, आमेर मतलब आज का जयपुर, तो आमेर के क्षेत्र पर कर दिया आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद जो आमेर का एक क्षेत्र था मालपुरा, उसको लूट लिया। ठीक है। और झालवा तालाब के निकट एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया महाराणा प्रताप ने। ठीक है। ये याद के लिए करवाया कि देखो महाराणा प्रताप यहाँ पर कभी आए थे, है कि नहीं। 1585 में
56 जो कि मेवाड़ का दक्षिण पश्चिमी भाग है, मतलब मेवाड़ का दक्षिण और पश्चिमी भाग है 56, वहां पर लूणा सावड़िया जो वहां का शासक था, लूणा सावड़िया को महाराणा प्रताप ने पराजित किया और 56 क्षेत्र जीतने के बाद वहां पर छावड़ को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, छावड़ को राजधानी बनाया और करीबन वो राजधानी 28 वर्षों तक रही। कितनी? 28 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? छावड़ थी। और वो छावड़ में चामुंडा माता का मंदिर भी महाराणा प्रताप ने बनवाया। ठीक है, तो ये तो हो गई। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी इच्छा जो मंशा थी वो कभी पूरा होने ही नहीं दी। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे सबकी मृत्यु जो है जीवन की सच्चाई है और महाराणा प्रताप की भी होनी थी। तो देखिए कैसे हुई। देखिए 19 जनवरी 1597 को छावड़ में, मतलब जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी छावड़ में, वहीं पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। कैसे हुई? जो धनुष होता है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, जो डोरी चढ़ा रहे थे, और उसी डोरी को चढ़ाते हुए कुछ इस प्रकार से घटना घटी कि महाराणा प्रताप को वो छावड़ जो है लग गई, मतलब जो धनुष जो है वो लग गया और महाराणा प्रताप की उसी घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है ना। बांडोली के निकट नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार हुआ। बांडोली था, बांडोली के निकट एक नाला है, मतलब जहां पे पानी बहता रहता है, तालाब से टाइप का, तो उसके निकट महाराणा प्रताप का क्या हुआ? दाह संस्कार हुआ। खेजड़ बांध के किनारे, जो खेजड़ बांध है, वहां पर महाराणा प्रताप की याद में 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की याद में। तो आज हमने पढ़ा महाराणा प्रताप के सारे विषय में। देखिए एक कर्नल जेम्स टॉड करके व्यक्ति हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। मेवाड़ की थर्मोपोली क्यों कहा? भाई जो थर्मोपोली है ये यूनान का एक कुछ इस प्रकार घटना घटी, मैदान कह सकते हो थर्मोपोली। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो हल्दी घाटी थी उसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा, क्योंकि वहां पे भयानक युद्ध हुआ था मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है ना। और दिवेव को, जो कि जिस पे महाराणा प्रताप ने क्या किया था? पुनः साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत की थी और दिनेव को जीता था। ठीक है ना। और दिनेव को क्या किया? मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये बात आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज हमने पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में। जाते जाते एक और चीज समझ लीजिए, महाराणा प्रताप को प्यार से उनका बचपन का जो नाम था वो था कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीका नाम था। कीका मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे कीका मतलब होता है छोटा बच्चा। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। इस बात को आप याद रखना। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य मुझे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाल सब्सक्राइब का बटन है, काला कर दीजिए। काला लाइक का बटन है, नीला कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।